चाहिए ताकि वो कर्जा ना ले, लोन ना ले, ब्याज पे पैसे ना ले। सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन दे दिया। और जो हमारे नौजवान साथी पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं पाए हैं, व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कहा कि सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन दे। रिजर्वेशन मिल गया, तमाम ठेकेदार पैदा हो गए, कॉन्ट्रैक्टर बने, बिजनेसमैन बने। ये देन आपकी बहन जी की और देन संविधान की थी, देन हमारे वोट की थी, देन हमारी सामाजिक एकता। और फिर से मैं कह रहा हूं, ये सामाजिक एकता अगर आपने बना ली और ना बिकने वाला समाज बना लिया। उत्तर प्रदेश में समाज बिका नहीं, देखिए बहुत लालच है। उधर भी लाना चाह रहे थे कि भाई ये ले लो, वो ले लो, ये खाओ, वो पियो, ये करो, पैसा लो, ये 500 लो, ये साड़ी ले लो, ये पाए ले लो। तो लोगों ने कहा नून रोटी खाएंगे, हाथी का बटन। ऐसे नारों से उत्तर प्रदेश गूंज गया, लोग धराशायी हो गए। और यहां तक कि उन्हें मालूम हो जाए कि इस गांव में बीएसपी का झंडा लगा है तो दूसरी पार्टी वाले घुसते ही नहीं थे। चलो 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 चलो, यहाँ टाइम ना खराब करो, ये लोग हमको नहीं देंगे। क्या है? अरे ये सब बीएसपी वाले लोग हैं, नहीं देने वाले, बिकने वाले नहीं है, झुकने वाले भी नहीं है। कुछ भी कर लो, ये वोट वहीं जाएगा। कहां जाएगा? आवाज नहीं आई, कहां जाएगा? आप देखिए, लीडर है बीएसपी, आते हैं, ये बोलते नहीं है लोग, जमीन है बोलने का। ये मंच परमानेंट नहीं होता। पागल इस मंच पे मेरा कार्यकर्ता कोने बैठा होगा, वो वर्कर है, सच्चा ईमानदार है, डिवोटेड है, कमिटेड है, डिसिप्लिन है, और उसने अपने काम में जज्बा दिखाया है। हो सकता वो बंदा भी आज यहाँ पर बैठ जाए और परसों आकर के आप इसलिए मैंने समय मुझे बहुत कम मिला है। 2 बजे का समय था आज का, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि बीएसपी की विचारधारा, मैंने पहले बोला कि देश में सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है और बीएसपी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है। और सेल्फ रिस्पेक्ट जब इसमें जुड़ जाता है और इसको कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए ही माधर कांतिराम साहब ने किसी भी धन्ना सेठों से उस वक्त भी और आज भी बीएसपी के अंदर किसी पैसे की एंट्री नहीं। आज जिस दिन बीएसपी धन्ना सेठों से पैसा लेना शुरू कर देगी तब ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कैसे रह जाएगा? अगर आप इसको चाहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हमारा बना रहे तो हमें अपने दम पर, अपने खून पसीने से बीएसपी को चलाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए आज भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है। मैंने कहा था मैं पूरे देश में जाता हूं, मैं वो बात को भूल गया। मैंने कहा नहीं था कि आप लोगों के साथ कि मैं पूरे देश में जाता हूं तो मुझे बड़ा दुख है कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर हमारे नौजवान बच्चों के साथ में, बच्चियों के साथ में, युवाओं के साथ में अत्याचार होता है, तो मैं हर जगह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतने अत्याचार, इतने तरीके से अत्याचार होते कि आपकी रूहें कांपती। अभी आपने देखा एक अभी घटना घटी मुंडका में। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में 3 वाल्मीकि समाज के बच्चे उस सीवर लाइन में गए। एक बच्चा बेहोश हो गया, दूसरा उसको बचाने गया, वो बेहोश हो गया, तीसरा बचाने गया, वो भी बेहोश हो गया, और 3 बच्चे उसी में जाकर उनकी डेथ हो गई। इन सरकार पे फर्क नहीं पड़ता। उनके परिवार में कौन लोग थे? उनके परिवार में 12 साल की बच्ची है, एक के परिवार में 2.5 साल की बच्ची है, एक के परिवार में 16 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे। उन क्या उम्र क्या थी? किसी की 28 साल थी, किसी की 32 साल थी और किसी की 42 साल थी। तीनों बच्चे यहाँ पे खत्म हो गए। इन सरकार पे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे पहले बोल दिया, अगर सरकार पे फर्क पड़ता तो वो लोग खाली नंगे हाथों नहीं जाते। उनके पास ग्लव्स होते, उनके पास ऑक्सीजन नापने का पैरामीटर होता, पहले इक्विपमेंट नीचे आता कि उसके अंदर सीवर लाइन में ऑक्सीजन है कि नहीं, कौन सी गैस है, उसके बाद वो मास्क पहनते, उसके बाद पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के फिर एंट्री करते। लेकिन आपकी मौत से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात, आपकी मौत से फर्क नहीं पड़ता, उनको तो उनकी मौत से फर्क पड़ता है। उनका एक बंदा मरता है, पूरे देश में हाला मच जाता है। लेकिन आपके 3 बच्चे सीवर लाइन में डूब के मर गए तो हमको भी नहीं पता होगा। हमने तो ऐसे न्यूज में देख लिया, आपको भी नहीं पता होगा बहुत लोगों को, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात उनके लिए। वो बात वहां से निकल के भी नहीं आएगी, अखबारों में छपेगी भी नहीं।
मीडिया में हाईलाइट भी नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। ये तो हमें समझना पड़ेगा। हमें क्या करना? क्या हमारी वो जनरेशन जो सदियों से वो काम कर रही थी करती रहेगी, वही काम करती रहेगी? आखिर कैसे उनको हम आगे लेकर आएंगे? मेरे सामने एक बात आई याद कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1948 में, जब बंटवारा हुआ तो भारत से बहुत से मुसलमान चले गए पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान से तमाम लोग जो हिंदू थे वो इधर आ गए। यहां से गए तो करीब करीब 40 लाख एकड़ जमीन जो मुसलमान पाकिस्तान में गए अपनी जमीनें छोड़ के चले गए। तो उसमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सरकार को, जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा लेटर, उनसे पर्सनली बात भी करी कि हमारा जो समाज है इस देश में तबाहशुदा समाज है, जो उधर से भी लोग आए हैं, वो वहां पे जुलाहे का काम कर रहे थे, जूते बनाने का उनका काम था, जुलाहे और फैक्ट्री का काम था। तो मैं चाहता हूं इनको, आप जो उधर से भी आ गए, इधर भी जो लोग हैं बेरोजगार हैं, आप इनको 4 लाख एकड़ जमीन दे दो। जो 40 लाख एकड़ जमीन है उसमें 4 लाख एकड़ जमीन दे दो, ताकि ये लोगों में बढ़ जाएगी तो ये लोग बेचारे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो नेहरू जी का बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत काबिल तारीफ बात है, बहुत अच्छी बातें बोली नेहरू जी ने उनको। तो बाबा साहब बोला भाई हो सकता है खुश हो गए तो ये जमीन मिलने वाली। तो उन्होंने क्या कहा कि वहां के प्रताप सिंह कैरो वहां का मिनिस्टर था, उसको उन्होंने उसमें रंगा लगा दिया। मैंने डायरेक्शन दिल्ली से था, रंगा वहां से लगा दिया गया। कहा नहीं, ये जमीन तो हमारी है, ये जमीन हम इन दलित समाज के लोगों को नहीं दे सकते। प्रताप सिंह कैरो ने उसमें इतना रंगा लगाया, कोर्ट ले गया, सुप्रीम कोर्ट रहा, वो आखिरकार जमीन हमें नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने फिर संघर्ष प्रयास किया, 1 लाख एकड़ जमीन, 1 लाख एकड़ जमीन बाबा साहब के अथक प्रयासों से मैंने 40 लाख में आपने 4 लाख एकड़ जमीन मांगी, और 4 लाख में भी आपको मिली मात्र 1 लाख। तो आप समझिए, इतिहास से आपको कोई लाइक नहीं करता तो अब कौन आपको लाइक करने जा रहा है? आप भी कोई आपको लाइक। जो कुछ भी करना है, जो कुछ बनाना है, जैसे भी खड़ा करना है, वो बीएसपी अपने दम पे खड़ा करेगी। और महेंद्र कांत राम साहब ऐसे नहीं ये मोमेंटम खड़ा कर दिया, इतना बड़ा विशाल चीजें खड़ी कर दी। मैं महाराष्ट्र का गया, लोगों ने मुझे बताया बात 1973 के आसपास की है, और 71 से 73 के बीच में महाराष्ट्र साहब मेरे साल से 73 में दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, दिल्ली आ गए था करोड़ बाग में। 1973 में पुणे दिल्ली आ गए थे। जब पुणे से मुंबई के बीच में गए हैं तब बताते हैं कि मानव कांसीराम साहब एक बंदे को पकड़ के, एक बंदे को उस अधिकारी के ऑफिस में जाए, उसको समझाने का काम करें। कभी कभी वो अधिकारी को, कर्मचारी को समय मिले और कभी कभी उससे समय ना मिले। तो मानव कांसीराम साहब वहां से निकल के आए और बेचारे कहाँ खड़े, मालूम कहाँ पे? बांद्रा स्टेशन पे खड़े हो जाए। बांद्रा स्टेशन पे कभी वो बीटी पे खड़े हो जाए, कभी सेंटर पे खड़े हो जाए। उन्हें मालूम होता था कि ये अधिकारी शाम को 5 बजे, 5:15 बजे लोकल ट्रेन पकड़ेगा, तब मैं इसको वहां पकड़ के बात करूंगा। बेचारे जाके वहां पे खड़े हो जाए, 2-2 घंटे खड़े होकर वेट करते रहे। 5 बजे फिर वो अधिकारी या कर्मचारी वहां से निकलता था। तो तमाम तो अच्छे लोग भी होते थे, जो साहब को देखते थे तो आइए चाय पीते, बैठते चाय पिलाते थे, और साथ में लेके ट्रेन में जहाँ तक उनका घर था जाते बात करते हुए अपनी मूवमेंट के बारे में, मिशन के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में उनको सुनाते थे। कुछ अच्छे भी लोग थे, कुछ ऐसे भी लोग थे कि साहब को देखते कि अरे साहब पढ़े, कांसीराम साहब पढ़े, तो पीछे दरवाजे से निकल जाता, मुझे आज की बात नहीं करनी। लेकिन साहब बड़े जिद्दी थे, उन्होंने देख लिया कि ये राम किशोर भाग रहा है, तो भाई पीछे वाले दरवाजे से मिलेगा तो जाके पहले वहीं खड़े होते थे। भाग कहाँ रहा है, मेरी बात सुन जा पहले आप। मैंने 3 घंटे खराब किए तेरे लिए, तो ऐसे मूवमेंट खड़ा किया। उनके पास स्कूटर था, तो स्कूटर जब पुणे में लेके मूवमेंट कर रहे थे तो लोग कहते पंचर हो रहा, ये पंचर हो गया, तो साहब परेशान थे, ये बार पंचर भी हो रहा है और पेट्रोल के पैसे भी नहीं मेरे पास, तो कहा इसको बेचो। साहब ने अपना स्कूटर बेच दिया, काम लेता हूं 2 पहिए वाली, अपने पैरों से चलने वाली साइकिल, काम इसमें टेंशन नहीं रहेगी, अब इसमें पेट्रोल नहीं पड़ेगा, अभी साइकिल से मैं दौड़ सकता हूँ। तो आप सोचिए, उस स्कूटर को बेच करके साइकिल लिया और साइकिल लेकर के पूरे मोमेंटम को खड़ा किया। जब 1977 में जब दिल्ली के हॉल में वहां पे जो
पास हॉल था, वहां पे मीटिंग की गई तो